Morning everyone. In this particular video we will talk about the French Revolution. This is the first chapter of your class 9th history book. So I am going to discuss the first chapter, the French Revolution मीन्स कि फ्रांसीसी क्रांति। करेक्ट। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानेंगे कि फ्रेंच में जो रिवॉल्यूशन हुआ तो वो किसके कारण हुआ था और उसके क्या क्या परिणाम निकले, कंक्लूजन क्या हुआ और ये रेवोल्यूशन हुआ, क्रांति हुआ तो क्यों हुआ। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर बेसिकली डिस्कस करेंगे। सो my name is Ayush Malik and I'm going to discuss the very first chapter of your history book. So let's get started. Correct. So on the morning of 14th July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. Okay, and the king had commanded the troops to move into the city. Okay, तो होता ये है कि 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस स्टेट में एक आतंक का माहौल छा जाता है। सम्राट ने, वहाँ के जो राजा थे, वो राजा ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था, क्योंकि रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। तो अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देने वाला है। तो यह अफवाह सुनकर लगभग 7,000 लोग और औरतें वहाँ पर टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हो गई। ओके, टाउन हॉल वहाँ पर था कोई, और वहाँ पर जाके वे इकट्ठा हो गए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया। दे डिसाइडेड टू फॉर्म द पीपल्स मिलिटिया। ओके, तो उन्होंने जन एक सेना होता है उसको उन्होंने गठन करने का एक निर्णय लिया। तो वे हथियारों की खोज में वे क्या करने लगे, कई सारे सरकारी भवनों पे जाके जबरन प्रवेश करने लग गए, जबरन घुसने लग गए। तो दे ब्रोक इनटू द नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। करेक्ट। सो what happens, finally a group of several hundred people marched toward the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hope to find the hoarded ammunition. तो लास्ट में उन्हें फाइनली क्या होता है कि सैकड़ों लोग जो हैं वो एक पेरिस नगर के जो पूर्वी वाले भाग है वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर एक जेल होता है, बैस्टाइल जेल। वहाँ पर जाके उस जेल को पूरी तरह से तोड़ डालते हैं, और क्योंकि उनको इस तरह का खबर मिला होता है कि उस जेल के अंदर कई सारे गोला बारूद रखे हुए हैं। तो इस लड़ाई के दौरान में जब हथियारों के कब्जे के लिए जब वो वहाँ पहुँचते हैं, तो उस लड़ाई के दौरान में वहाँ का जो कमांडर होता है, द कमांडर ऑफ द बैस्टाइल, वो वहाँ पर मारा जाता है और वहाँ के जो कैदी हैं वहाँ से भाग जाते हैं। दो दे वेयर ओनली 7 ऑफ देम, वहाँ पर सिर्फ 7 ही कैदी रहते हैं और वो सातों वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये द बैस्टाइल वॉज हेटेड बाई ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। तो वहाँ के जो लोग थे वो बैस्टाइल जो जेल था उससे घृणा करते थे, क्योंकि इट वाज कंसिडर एज द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, क्योंकि वो एक सम्राट की जो निरंकुश शक्तियाँ हैं उसका एक सिंबल माना जाता था, प्रतीक माना जाता था। एंड इसलिए वहाँ के जो लोग थे उसके फोर्ट्रेस को डिमोलिश कर दिए, बिल्कुल वहाँ पे ढहा दिए, और उसके जो अवशेष हैं वो बाजार में जाकर उसको बेच दिए, है ना। और वो लोगों को बेच दिए जो उसके जो बचे हुए हिस्से हैं, जो उस जेल के जो हिस्से हैं वो सहेज के उसको अपने पास रखना चाहते थे। तो फिर क्या होता है, द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड कंट्री साइड। तो इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती जो क्षेत्र हैं उसमें कई और संघर्ष देखने को मिलते हैं। तो वहाँ की जो ज़्यादातर लोग होते हैं, वहाँ के जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ की जो पावरोटी है, तो पावरोटी की जो दाम है वो बहुत महंगी हो जाती है। ओके, सो महंगी हो जाती है। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम, they saw it as the beginning of chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. Though most people at the time did not anticipate this moment, how and why did this happen? सो तो कई इतिहासकार जो हैं इस लंबे घटनाक्रम को, जो इस इवेंट्स को एक ऐसी शुरुआत की कड़ी मानते हैं जो अंततः फ्रांस के जो सम्राट हैं उनको जो है वहाँ के जो से राजा होते हैं उनको अंत में फांसी दे दी जाती है। तो इसका वो अ, एक शुरुआती पॉइंट उसको समझते हैं इस घटनाक्रम को। हालांकि उस समय जो ज़्यादातर लोग थे उनको इस ऐसे नतीजे की उम्मीद सी नहीं थी, लेकिन ऐसा हो गया। तो ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसको हम लोग आगे देखेंगे। करेक्ट। सो नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी हैव टू सी द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो 18वीं सदी के शुरुआत में जो 18वीं सदी के अंत में जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो किस प्रकार की थी, तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो इन 1774 लुइस 16
of the Bourbon family of king ascended the throne of France. तो सन 1774 में बर्बन डायनेस्टी का एक राजा था लुइस 16, वो राजगद्दी पर बैठा एंड ही वॉज 20 ईयर्स। उस समय उसकी उम्र केवल 20 वर्ष की थी और उसका जो विवाह है वो ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी थी मैरी एंटीनियोनेट, तो उनके साथ उनका विवाह हुआ था। सो अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर। तो उनके एसेंट के बाद जैसे वो राजा बने तो राजगद्दी पे बैठने के बाद वो अपने राजकोष को खाली देखें, मतलब वहाँ की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बिल्कुल बहुत लो ग्रेड पे पहुँच चुकी थी। तो लंबे से समय तक वहाँ पर कई सारे युद्ध हुए थे, तो उन युद्ध के कारण जो फ्रांस की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत नष्ट हो चुकी थी। ओके, तो और साथ ही साथ जो वहाँ की जो पैलेस थी, वर्साइल्स के जो विशाल महल थे और उसके जो राज दरबार थे, उनके शानो शौकत को बनाए रखने में भी बहुत फिजूल खर्ची का जो बोझ था वो अलग से ही था। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था उसके पैलेस को जस्ट मेंटेन करने के लिए। तो अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। तो और क्या होता है कि लुई 16 के शासनकाल में तो फ्रांस ने अमेरिका के करीब 13 जो कॉलोनीज थी उनको इंडिपेंडेंट करने के लिए, उनको वहाँ की से आज़ादी लेने के लिए ब्रिटेन से, तो उसके लिए उन्होंने सहायता करी थी। तो इस युद्ध के चलते फ्रांस पर लगभग 10 बिलियन जो लेबर है उनका कर्ज हो चुका था। और 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 जो उससे पहले ही जैसे इस युद्ध के लिए सिर्फ उन्होंने 1 बिलियन लेबर जो है वो कर्ज लिया था, और साथ ही साथ उन 2 बिलियन लेबर जो है वो पहले से ही उन पर कर्ज पहले से था। सो तो इस 2 बिलियन कर्ज के ऊपर एक और बिलियन कर्ज ले लेते हैं, लेवरेज कर्ज ले लेते हैं। सो तो होता ये है, तो वह जो सरकार से जो कर्जदाता थे, जो जिन्होंने कर्ज दिया था, अब वो उनसे 10% इंटरेस्ट की मांग कर रहे थे। अब वे चाहते थे कि अपना पैसा तो चाहते ही थे, साथ ही साथ वो 10% अपना इंटरेस्ट भी मांग कर रहे थे। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो फ्रांस की जो सरकार थी उसका अपने बजट का जो बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो सिर्फ कर्ज चुकाने में ही चला जा रहा था। तो अपने जो नियमित जो खर्च हैं, जैसे कि जैसे सेना का जो रख रखाव करना होता है ना, और जैसे रेगुलर एक्सपेंसेस हो गए, आर्मी को मेंटेन करने का हो गया, कोर्ट को मेंटेन करने का हो गया, है ना, और राज दरबार को चलाने का है, ठीक है। और सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए जो फ्रांसीस के सरकार कर में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, ओके, पर यह कदम भी नाकाफ़ी था। तो इसके कारण क्या हुआ कि उनको इंटरेस्ट जो है वो बढ़ाना पड़ गया, लेकिन वो भी अभी क्या था, वो काफ़ी नहीं था। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिसाइड। Film society in the 18th century was divided into three states, and the only member of the third state paid taxes. तो क्या था कि 18वीं सदी की जो फ्रांसीसी समाज थी वो 3 स्टेट में बटी हुई थी, लेकिन इसे केवल सिर्फ तीसरी जो स्टेट थी वही सिर्फ टैक्स पे करती थी। मतलब आगे की जो 2 स्टेट्स हैं वो उनको एक पैसा भी टैक्स के तौर पे नहीं करना होता था, सिर्फ जो थर्ड स्टेट है वही सिर्फ पैसा या टैक्स जो है वो पे करती थी। तो तो द सोसाइटी ऑफ द स्टेट वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस। तो वर्गों में जो विभाजित फ्रांसीसी समाज जो थी, मध्यकालीन जो सामंती व्यवस्था थी उसका ही अंग था, ठीक है। और प्राचीन राजतंत्र का जो प्रयोग है वो सामान्यतः 1789 से पहले की जो फ्रांसीसी समाज है एवं संस्थाएं हैं उनके लिए जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग ओल्ड रिजाइम बोलते हैं तो ओल्ड रिजाइम का जो मतलब है वो उसका मतलब हो गया कि वैसी सोसाइटी या वैसे इंस्टीट्यूशंस फ्रांस के जो 1789 के पहले थे, ठीक है। तो यहाँ पर फिगर 2 शोज दैट द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज। तो यहाँ पर ये जो फिगर 2 दिया हुआ है ये इनके सोसाइटी के बारे में बताया हुआ है कि इनके सोसाइटी किस प्रकार से डिवाइडेड थी कई सारे स्टेट्स में, जैसे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो उनके बारे में यहाँ पर दिया, जैसे फर्स्ट स्टेट दैट इज क्लर्जी, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी लोग आते थे, थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन जो मर्चेंट्स थे, वो छोटे जो किसान वगैरह जो थे वो सारे। सो पीजेंट मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। तो वहाँ की जो पूरी आबादी में लगभग 90% जो थे वो सिर्फ और सिर्फ किसान थे। लेकिन ज़मीन के जो मालिक थे, किसानों की संख्या बहुत कम थी, जिनकी वैसे किसान जिनकी ज़मीन है वो बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीन और चर्च और तीसरे स्टेट के जो अमीर हैं उनका वो अधिकार था, ठीक है। और पहले के जो 2 स्टेट थे और जो 2 स्टेट थे और जो क्लर्जी और नोबिलिटी थे
वे जो है कुछ विशेष अधिकार जो है वो जन्म से ही उनको मिला करते थे। उनको जन्म से ही कई सारे प्रिविलेजेस मिलते थे। ओके, सो सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वाज एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। तो उनमें से सबसे महत्वपूर्ण ये था कि उनको राज्य को दिए जाने वाले कर उनको नहीं देने होते थे। ठीक है, उनको राज्य को किसी प्रकार का कर नहीं देना होता था। एंड दिस इंक्लूड द फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। ओके, एंड पीजेंट्स आर ऑब्लिग टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड्स। और साथ ही साथ क्या होता था कि उनको कई सामंती विशेष अधिकार भी थे। तो वह किसानों से सामंती कर वसूल कर सकते थे, ठीक है, टैक्स ले सकते थे। और किसान अपने स्वामी की जो सेवा है वो उसके लिए वो उनके घरों पे काम किया करते थे, खेतों में काम करते थे। और आर्मी के लिए वो सर्विस देते थे, रोड को बनाने की ज़रूरत होती थी उस दौरान वो करते थे। तो इस तरह का उनके साथ व्यवहार किया जाता था। तो द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इज शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल तिथिस फ्रॉम द प्रेजेंट। तो चर्च भी जो है वो किसान से कर लिया करता था, जिसको हम लोग तिथि के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग धार्मिक कर भी बोलते हैं। और ऊपर से जो तीसरे स्टेट के जो तमाम लोग थे वो सरकार को तो कर चुकाना होता ही था। और इस कर में से जो टाइल है वो अनेक अप्रत्यक्ष कर भी उसमें होते थे। जैसे टाइल जो हो गया वो अप्रत्यक्ष कर हो गया, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अप्रत्यक्ष कर नमक जैसे तंबाकू इन सारी चीज़ों पर वो लगाया जाता था। तो इस प्रकार जो है राज्य के जो फाइनेंशियल जो कामकाज है उसका सारा जो बोझ है वो जो वहाँ की जो मिडिल क्लास के जो लोग थे उनको उठाना पड़ता था। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव टू सी द स्ट्रगल टू सर्वाइव। ओके, तो वहाँ पे जीने का एक संघर्ष सा छा मतलब हो गया था। वहाँ पे जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। तो क्या था कि फ्रांस की जो जनसंख्या है वो जो फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो करीब 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई 1715 से 1789 तक के बीच में। तो इसके कारण क्या हुआ कि अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी काफ़ी मांग तेज़ी से बढ़ने लगी। तो अधिकांश लोग के मुख्य जो पावरोटी की कीमत थी उसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि होने लगी। और अधिकतर जो कामगार कारखाने में जो मजदूर थे वे वो उनकी जो मजदूरी थी वो मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। तो इसके कारण जो है अमीर और गरीब के जो बीच जो खाई है वो और चौड़ी होती गई। तो स्थितियाँ तब और बदतर हो जाती थी जब सूखे या ओले की जो प्रकोप से जो पैदावार है वो पूरी तरह खत्म हो जाती थी या ख़राब हो जाती थी। इससे रोजी रोटी पर संकट पैदा हो जाता था। और ऐसे जो सब्सिडेंस क्राइसिस है, जीविका संकट जिसको हिंदी में बोल सकते हैं, वो प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांसीसी में काफ़ी आम थे।